मैं गांधी और सरदार साहब की इस धरती पर गुजरात के कोटि कोटि जनता की तरफ से हृदय से आपका मैं स्वागत करता हूं। जब आप गुजरात की श्वेत क्रांति के संबंध में सुनते हैं तो स्वाभाविक आपका मन करता होगा कि हम भी कुछ ऐसा अपने राज्य में, अपने गांव में करें। बारी बारी से अनेक राज्यों के डेलीगेशन यहां आते रहते हैं। कृषि क्षेत्र में गुजरात ने क्या किया है, वाटर मैनेजमेंट में क्या काम किया है, एनिमल हस्बेंड्री में क्या काम किया है, तो लगातार देश के कोने कोने से साइंटिस्ट हो, रूरल इकोनॉमी को जानने वाले लोग हो, आते रहते हैं। उसी में से एक विचार आया कि क्यों न हम देश के कोने कोने से लोगों को बुलाएं, हम उनसे विचार विमर्श करें। उनके पास जो अच्छा है वो गुजरात सीखना चाहता है। हमने आपको निमंत्रण दिया है, लेकिन ये मत सोचिए कि हम आपको कुछ सिखाने के लिए बुलाया है। हमने आपको बुलाया है आपसे कुछ सीखने के लिए। हम आपके अनुभवों को जानना समझना चाहते हैं। आपने अपने अपने क्षेत्र में कौन से नए प्रयोग किए हैं, ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण अर्थकारण के लिए, खेती के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में। और ये जब हम इतने विस्तार से चर्चा करेंगे और उसमें से जो उस मंथन में से हम सबको बहुत सी नई बातें जानने को मिलेगी। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के कारण, बेस्ट प्रैक्टिसेस के विषय में जानकारियों के कारण हमें आगे की दिशा में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, पशुपालन के लिए क्या करना चाहिए, इसकी एक दिशा मिलेगी। उस अर्थ में शायद, जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे देश में गांव के लिए, किसान के लिए, पशुपालक के लिए शायद ही इतना बड़ा समारोह देश में पहली बार हो रहा है। इस क्षेत्र से जुड़े हुए अनेक लोग इस पूरे प्रोजेक्ट में पार्टनर हैं। गुजरात सरकार तो एक प्रकार से यजमान है, वी आर होस्ट, हम एक कैटलिक एजेंट हैं, लेकिन अनेक संस्थाओं ने जो इस क्षेत्र से कई वर्षों से काम कर रही है, उन सबकी पार्टनरशिप के, उन सबके सहयोग से आज का ये समारोह हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है उन सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि 21वीं सदी में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसकी चर्चा पिछले 2-3 दशक से हो रही है। और किसी भी देश को गति देने के लिए इस प्रकार की भावात्मक प्रेरणा की उपयोगिता भी होती है। लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्न की भी जरूरत है, दूध की भी जरूरत है, पोषण के लिए अनेक व्यवस्थाओं की जरूरत है। और स्वाभाविक है, जब जनसंख्या की वृद्धि होती है तो जमीन का दायरा कम होता जाता है।
2 पीढ़ी के पहले जिस बाप के पास 20 एकड़ भूमि होगी, आज बेटों में बांटते बांटते वो 2 एकड़ हो गई होगी, 2 बीघा हो गई होगी। जमीन कम होती चली जा रही है। अब पशु की संख्या बढ़ाएं तो कितनी बढ़ाएं? और क्या पशु की संख्या बढ़ा करके हम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं क्या? और तब जाकर के हमें इन सारी आवश्यकताओं के, इन चैलेंजेस को मिटमिट करने के लिए एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा। हमारे पुराने तौर तरीके से हमारी बात आगे नहीं बढ़ सकती है। उन बातों को कैसे किया जा रहा है, वैज्ञानिक तरीके से कैसे किया जा रहा है, इस पर बल देने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, ये बात सही है कि गुजरात ने इस क्षेत्र में प्रयोग किया है। यहां पर पशुपालन, कोऑपरेटिव मूवमेंट, डेयरी उद्योग एक प्रकार का एक अच्छा सा नेटवर्क बना हुआ है और उत्तरोत्तर वो आधुनिक भी होता जा रहा है, विकसित भी होता जा रहा है। राज्य के कोने कोने में पहुंचने का वो प्रयास भी कर रहा है। ये मॉडल क्या है? ये मॉडल औरों को कैसे काम आ सकता है? उसी प्रकार से अन्य राज्यों ने भी अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार कई प्रयोग किए। कई वेटरनरी डॉक्टर्स ने प्रयोग किए, कुछ यूनिवर्सिटीज ने प्रयोग किए। इन सब का निचोड़ निकाल करके हम विकास की एक अवधारणा को तैयार कर सकते हैं। ये समय की मांग है कि सिर्फ पशुओं की संख्या बढ़ने से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हो सकता है हमारी समस्याएं बढ़ेगी और तब जाकर के हमारे लिए आवश्यक है कि हम कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। हमारी गाय हो, हमारी भैंस हो, हमारी बकरी हो, हमारा ऊंट हो, जो भी दूध देने वाले पशु है, दूध की उत्पादकता कैसे बढ़े। अगर एवरेज एक पशु आज 2 लीटर दूध देता है तो 3 लीटर कैसे हो, 4 लीटर कैसे हो, 5 कैसे हो, 7 कैसे हो। अगर पशु के लालन पालन का खर्चा कम होगा और दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो पशुपालक की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। इस एक बात को वैज्ञानिक तरीके से हम कैसे आगे बढ़ाएं, और इसके लिए कुछ प्रयासों की आवश्यकता होती है। भाइयों बहनों, छूट-मूट प्रयोग तो बहुत चल रहे हैं और बड़े उपयोगी प्रयोग भी है, लेकिन सबसे पहली आवश्यकता होती है नीति निर्धारकों के मन में एक आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं या जाने वाले हैं उस रास्ते से हम परिणाम प्राप्त करके रहेंगे। अगर नीति निर्धारकों के मन में दुविधा होती है, उन्हीं के मन में आशंकाएं होती हैं, उन्हीं के मन में भरोसा का अभाव होता है, तो न हम उस दिशा में चल पाते हैं, न मंजिल को देख भी पाते हैं। पहुंचने की बात तो बहुत दूर की रही। मैं हैरान था, भारत सरकार के नीति निर्धारक जो लोग हैं उसमें से एक महाशय ने अभी कुछ दिन पहले कह दिया कि महात्मा गांधी का ग्राम राज्य का विचार इररिलेवेंट है, बेमतलब है।
अगर नीति निर्धारकों की सोच ऐसी होगी कि भारत के विकास में गांव का महत्व नहीं है, पुरानी ग्राम्य संस्कृति का महत्व नहीं है, पुरानी ग्राम्य परंपराओं का महत्व नहीं है, तो मैं मानता हूं वो हिंदुस्तान को समझ नहीं पाए हैं। अगर यही लोग देश के निर्णय करेंगे तो गांव का क्या होगा? भाइयों बहनों, मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कहता हूं, महात्मा गांधी का आर्थिक चिंतन आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना महात्मा गांधी मौजूद थे तब था। ये विश्वास हमारे में होना चाहिए। और महात्मा गांधी की हर बात को अगर हम देखेंगे और खास करके ग्रामीण अर्थतंत्र के साधन में देखेंगे तो हमें आने वाले कुछ सालों तक तो, कुछ दशकों तक तो समृद्धि की ओर जाने के नए रास्ते तलाशने के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक विश्वास होना चाहिए, लेकिन जिनके भीतर खुद पर भरोसा नहीं होता है, खुद पे विश्वास नहीं होता है, वो औरों को भरोसा क्या दे सकते हैं? आज भी हम गांव में जाएं, वहां की बातचीत का दायरा क्या होता है? वर्षा, बारिश कब आएगी, प्राकृतिक व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं, कैसी होगी, खेत खलिहान, पेड़ पौधे, कितना आत्मीय संबंध होता है उसका प्रकृति के साथ। और पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से जब जूझ रहा है, अगर गांधी को हम समझ लें तो ग्लोबल वार्मिंग के भी सारे जवाब, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के सारे जवाब गांधी की हर बात से मिल जाते हैं, जो विश्व तलाश रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि हमें वैज्ञानिक तरीके से और आधुनिक विज्ञान को स्वीकार करते हुए, गांधी कभी विज्ञान के विरोधी नहीं थे, गांधी कभी आधुनिकता के विरोधी नहीं थे, गांधी कभी परिवर्तन के विरोधी नहीं थे। और इसलिए उस महापुरुष ने ग्रामीण विकास के लिए हम लोगों का जो मार्गदर्शन किया है, वो आज भी उतना सशक्त है, उतना सामर्थ्यवान है और परिणाम देने की पूरी ताकत रखता है। लेकिन उसकी पहली शर्त होती है उन बातों पर हमारी आस्था हो, हमारा भरोसा हो। लेकिन अगर नीति निर्धारक ही पता नहीं कहां से कहां चल पड़े हैं, तो आप लोगों का क्या होगा, मेरे देश के किसानों का क्या होगा, मेरे देश के गांवों का क्या होगा, उन गरीब अबोल पशुओं का क्या होगा? मित्रों, चिंता सताती है। मित्रों, हमारे देश में मनुष्य के लिए भी हेल्थ कार्ड ये अभी तो दूर का सपना दिखता है। पता नहीं इंसान के लिए हेल्थ कार्ड कब बनेगा, उस हेल्थ कार्ड से उसको सेवाएं कब मिलेगी, वो आरोग्य प्राप्त क्या करेगा। कई नए नए विचार आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, ये विषय अभी फाइलों में चल ही रहा है। मित्रों, आज मुझे गर्व से कहना है कि हमने एक बीड़ा उठाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गांव के अंदर किसानों के पास जो पशु हैं, पशुपालक के जो पशु हैं, उन सबका हम हेल्थ कार्ड बनाएं।
और हम लगातार मॉनिटर करें। अगर हम चाहें कि पशु के आरोग्य की परवाह न करे, जब तक देता रहे, दूध निकालते चले, मर जाए तो फिर वो जाने, उसका नसीब जाने, तो मित्रों स्थितियां बदलती नहीं है। और पशुपालक अपना बेटा बीमार हो तो पैसे खर्च करने के लिए 4 बार सोचेगा, लेकिन अगर पशु बीमार हो तो वो कर्ज करके भी उसको संभालने के लिए तैयार होता है। इतना वो पशु को प्यार करता है। मित्रों, ये जो उसके संस्कारों में है, वो एक हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। उस पूंजी को कैसे आगे लगाया जाए? भाइयों बहनों, हमने पिछले कुछ वर्षों से गुजरात में पशु आरोग्य मेला ये अभियान चलाया है। हजारों की तादाद में हमने पशु आरोग्य मेले किए हैं। हमारे देश में भूतकाल में मेले लगते थे, लेकिन वो मेले वोट बैंक की राजनीति के लिए लगते थे। कर्ज माफ करने का मेला लगता था, किसानों को कर्ज देने का मेला लगता था, क्योंकि देने वाले को मालूम था कि इससे वोट आने वाला है। मित्रों, वोट के पीछे पागल लोगों ने पता नहीं प्रायोरिटी बदल दी। मित्रों, हम उनकी सेवा करते हैं जो कभी वोट देने जाने वाले नहीं हैं। पशु को वोट का अधिकार नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हिंदुस्तान के अर्थतंत्र को बदलना है तो उस पशु की भी सेवा करनी होगी, तब जाकर के देश का भला होगा। भले उसको वोट का अधिकार ना हो या हो, हमारे लिए आवश्यक है। मित्रों, हम हजारों की तादाद में पशु आरोग्य मेला करते हैं और ये भी कैर करते हैं कि किसी पशु को 3 किलोमीटर से ज्यादा चला करके ले जाना न पड़े। और आधुनिक से आधुनिक पशु आरोग्य की चिंता करते हैं। पिछले दिनों हमने हमारे डॉक्टरों को अमेरिका स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा। वो मित्र यहां आए हुए हैं, वो आपको सारी बातें बताएंगे। किस विषय में? कि पशु के सर्जरी के क्षेत्र में कौन सी आधुनिक टेक्नोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और हिंदुस्तान में गुजरात के वेटरनरी डॉक्टर पहले हैं जिनको इस प्रकार की ट्रेनिंग करने का हमने प्रयास किया और आज हमने उसको लागू किया। मित्रों, आज भी हिंदुस्तान के अनेक जिले ऐसे होंगे जिन जिलों में लेजर टेक्निक से, जिसमें रक्त नहीं बहता है लेकिन ऑपरेशन हो जाता है, वो टेक्निक मनुष्य के लिए भी हिंदुस्तान के कई जिलों में नहीं होगी। मित्रों, गुजरात में हम लोग कोशिश करते हैं कि पशु का ऑपरेशन बिना रक्त बहे लेजर टेक्नोलॉजी से कैसे हो, और हम उसको सफलतापूर्वक कर रहे हैं। मित्रों, पशु के आरोग्य की जब चिंता करते हैं तब हमारे यहां आज भी कई प्रदेश ऐसे हैं कि जहां मनुष्य के नेत्रमणि के ऑपरेशन के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट एनजीओ का कैंप लगाते हैं। अनेक राज्यों से वहां डॉक्टर सेवा के लिए जाते हैं। हमारे यहां मेरे गांव में ही हमारे डॉक्टर द्वारकादास जोशी, डॉक्टर बसंत भाई परीख, डॉक्टर मिहिर जोशी, ये बहुत ही डेडिकेटेड रहे। वो हिंदुस्तान के गरीब राज्यों में जाते थे, नेत्र यज्ञ लगाते थे और लोगों के कैटरेक्ट ऑपरेशन का काम करते थे, सालों तक करते थे, डॉक्टरों को सेवा के लिए ले जाते थे। हिंदुस्तान में आज भी कई ऐसे नागरिक होंगे जिनकी आंखों में दिखना बंद हो गया होगा, लेकिन बेचारे को कैटरेक्ट ऑपरेशन नसीब नहीं हुआ होगा। मित्रों, दर्द होता है जब ये सुनते हैं, जानते हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद इंसान को भी इतनी पीड़ा। मित्रों, ये दर्द एक बात है, लेकिन हमने गुजरात में एक प्रयोग किया
और भाइयों बहनों, आपको जानकर के हैरानी होगी, आनंद भी होगा, आश्चर्य भी होगा। गुजरात एक प्रदेश ऐसा है कि जहां पशु के भी नेत्रमणि का ऑपरेशन होता है। कैटल का कैटरेक्ट ऑपरेशन होता है, हम उसके कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं। कभी कभी हमें पशु बीमार होता है, खाना देते हैं तो खाता नहीं है, धीरे धीरे दूध कम हो जाता है, हम छोटे मोटे प्रयोग करते हैं, कुछ खा लें, लेकिन पता तक नहीं होता है कि कहीं उसके दांतों में दर्द हो रहा है। मित्रों, जैसे हमें दर्द होता है, हमें दांत में पीड़ा होती है, उस कैटल को भी दांत में पीड़ा होती है। और जब दांत में पीड़ा होती है तो उसकी पूरी दिनचर्या चरमरा जाती है। गुजरात में मित्रों, जब हम कैटल कैंप करते हैं तो हमारे पशुओं की हम डेंटल ट्रीटमेंट भी करते हैं। हमारे वेटरनरी डॉक्टरों को डेंटिस्ट के नाते भी काम करते हैं। उसके लिए हमने औजार खरीदे हैं, साधन लाए हैं, और उसके कारण मित्रों, पशुओं को के आरोग्य की छोटी छोटी चीजों को कैसे संभाला जाए, उस पर हम बल देते हैं, और उसका एक परिणाम भी होता है। और दूसरा, इस बार हम जब पशु आरोग्य मेला करते थे तो हमने एक और विषय सोचा, क्योंकि आपने देखा होगा हर गांव में 2-4 पशु ऐसे होते हैं जिनको चलने की दिक्कत होती है, इनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होता है, हड्डी टूट गई है कहीं कोई, और उसके कारण, और फिर वो मालिक है मार करके दौड़ाता है, बात बनती नहीं, कोई तो उसकी चिंता करे। भाइयों बहनों, इस बार हमने जब पशु आरोग्य मेला लगाया तो उस पशु आरोग्य मेला में हम लोगों ने सारे पशुओं के जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम थे उसको हमने प्रायोरिटी दी। और जैसे आपकी हड्डी टूट जाए हाथ की और उस पर स्टील का प्लेट लगाते हैं डॉक्टर, मित्रों, हम पशुओं को स्टील का प्लेट लगा करते हैं और उनको 6 महीने के अंदर चलते फिरते करने का संकल्प करके हम इन दिनों काम कर रहे हैं। मित्रों, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार बनाने का काम मतलब, सरकार मतलब क्या, एक्ट बनाना। वो दिन रात यही कहते, हमने यही एक्ट बनाया, यही एक्ट बनाया। देश को एक्शन चाहिए, एक्ट तो बहुत बनाए। और भाइयों बहनों, एक पशु के संबंध में इतनी संवेदनशील सरकार होती है तो उसका परिणाम क्या होता है। मित्रों, आमतौर पर हमारे जीवन में भी अगर ज्यादा बाढ़ आ गई, ज्यादा ठंड आ गई, ज्यादा धूप हो गई, ज्यादा बाहर है, तो हम भी बीमार हो जाते हैं, छोटी मोटी कोई न कोई बीमारी हमें लग जाती है। मित्रों, ये कठिनाई पशु को भी होती है। अगर बहुत दिन बारिश रही, पशु को पानी में रहना पड़ा, तो कोई न कोई बीमारी आ जाती है। मित्रों, इस पशु आरोग्य मेला लगातार करने के कारण, एक एक पशु को 10-10 साल तक लगातार फॉलोअप करने के कारण, आज मित्रों मैं बड़े गर्व और आनंद के साथ कह सकता हूं, और जीव दया का उत्तम काम इसको मैं कह सकता हूं, कि 122 डिसीज, 122 रोग, इस लगातार केयर करने के कारण हमारे गुजरात में पशुओं को इन 122 रोगों से हमने पूर्णतः मुक्ति पाने में सफलता पाई। अगर 122 डिसीज टोटली इरेडिकेट हो जाते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस पशु के स्वास्थ्य को कितना लाभ हुआ होता होगा। और उसके कारण हमारे कैटल्स, उनका स्वास्थ्य ठीक होने का सीधा परिणाम हमें दूध में मिला है। मित्रों, हिंदुस्तान का, जैसे हमारे बाबू भाई पोखरिया बता रहे थे, कि पूरा भारत का मिल्क प्रोडक्शन का ग्रोथ सिर्फ 5% है। गुजरात इज एक्सेप्शनल केस, जहां 7% है। ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। इतना ही नहीं मित्रों, पिछले 8-9 साल में ये लगातार मिल्क प्रोडक्शन में बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ा है। और इन दिनों हमारे मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज करीब 65% से ऊपर गया है। 65% से ऊपर इंक्रीज हुआ है। मित्रों, ये पैसा सीधा गांव में जाता है, किसान के घर में जाता है।
और हमारे यहां तो हमने एक और काम भी किया है। आमतौर पर हमारे देश में पशुपालन का काम माताएं बहनें करती हैं। पश्चिम के लोग मानते हैं कि भारत की महिलाएं सिर्फ हाउसवाइफ होती हैं, और यह हकीकत नहीं है। आज भी हिंदुस्तान में पशुपालन का उद्योग अधिकतम ये हमारी माताएं बहनें समाज की बैठी हैं, सारी बहनें हमारी। और जैसे बच्चे को संभालती हैं, उससे ज्यादा वो अपने पशु को संभालती हैं। हमारे यहां तो गुजरात में पशुपालन में, दूध उत्पादन में सबसे अवार्ड जो जाते हैं, महिलाओं को ही जाते हैं। महिलाएं बहुत ही मन से इस काम को करती हैं। और इसलिए हम लोगों ने एक निर्णय किया हुआ है कि दूध का जो पेमेंट होता है, वो पेमेंट सीधे सीधा महिलाओं के नाम ही मिलेगा। पुरुषों के हाथ में पैसा नहीं जाता है, पता नहीं, वरना दूध पीने के बजाय दूध के पैसों से क्या क्या पीना शुरू करते हैं। मित्रों, गांव की आर्थिक व्यवस्था को बदलाने बारीक बारीक चीजों को हमने देखा है, और उन महिलाओं को एम्पावरमेंट कैसे हो, पशुपालक महिलाओं का एम्पावरमेंट कैसे हो, उसकी बारीकी से हमने ध्यान रखा है, और उसका परिणाम मिला है। उत्पादन बढ़ा है, और गांव के अंदर दूध बेचने से जो पैसा आता है, उससे सबसे बड़ा इकोनॉमी को जनरेट करने वाला एक काम होता है, गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ता है। और जब गांव का परचेजिंग पावर बढ़ता है, तो अपने आप इकोनॉमी का सर्कल बहुत तेज गति से चलने लगता है, उत्पादन भी बढ़ता है, रोजगार भी मिलता है, और गिरिराज जी जो पूरा एक क्रम बता रहे थे, वो सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, पशुपालन के उस पूरे बात को हम वैज्ञानिक तरीके से कैसे आगे बढ़ाएं, हम सिर्फ मिलकर के हिंदुस्तान के इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए, और अभी से सोचना पड़ेगा। 10 साल के भीतर भीतर हमने स्थितियों को पलटने का संकल्प करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज जो आवश्यकताएं होगी, उसकी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। मित्रों, पश्चिम की पशुपालन की सोच अलग है, हिंदुस्तान की पशुपालन की सोच अलग है। वहां पर पशुपालन के साथ मीट की आवश्यकता की प्राथमिकता होती है, मिल्क की आवश्यकता सेकेंडरी होती है। हमारे लिए मिल्क की आवश्यकता सबसे होती है, और एकमात्र वही होती हो, और इसलिए हमारे पशुपालन में और पश्चिम की दुनिया के पशुपालन का पालन में अलग अलग भाव रहता है। मित्र, बात सही है। इन दिनों मुझे आज ही किसी ने दिया कि हमारे भारत के पशु इसकी विशेषता क्या है, एशिया के पशु की विशेषता क्या है, ये जब विश्व के दूसरे देशों से सुनते हैं, तो हमें बड़ा गर्व होता है। मित्रों, न्यूजीलैंड की लिंकन यूनिवर्सिटी उसके एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर केट वुडफॉर्ड। उन्होंने एक बड़ा गजब का संशोधन किया है, और उनका पेपर विश्व ने स्वीकार किया है। उनका कहना है कि पश्चिम की और यूरोपियन देशों की जो गायें हैं, उन गायों से मिलने वाला मीट हो या मिल्क हो, उसमें जो बेसिक एलिमेंट्स रहते हैं, उससे डायबिटीज की संभावना, हार्ट अटैक की संभावना, और चेतना तंत्र से लगे हुए जो डिसीज होते हैं, उसकी संभावनाएं ज्यादा रहती है। और लिंकन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर केट वुडफॉर्ड का कहना है, और उसको A1 कैटेगरी में, उस दूध को A1 कैटेगरी में रखा जाता है। उस वहां के पशुओं की सारी कैटेगरी को विश्व में जिस प्रकार से बांटा गया, A1 कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी A2 कैटेगरी है, जिसमें एशिया के कैटल्स को स्वीकार किया गया है। और मैं हिंदुस्तान की
विशेष करके गीर गाय को प्राथमिकता दी गई है। मित्रों, उनका कहना है कि हिंदुस्तान की जो औलाद है, भिन्न भिन्न औलाद जो भी है, ये सभी इस प्रकार के रोगों के रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा रखते हैं। वो एक उसके अंदर मिल्क में उस प्रकार की ताकत रहती है कि उसके कारण स्वाभाविक रोग प्रतिकारक शक्ति इसमें ज्यादा होती है। हम कल्पना कर सकते हैं मित्रों, जिस दिन दुनिया को इस बात का पता चलेगा कि भारत की गाय के दूध की या भारत के पशुओं के दूध के अंदर इस प्रकार की एक्स्ट्रा ताकत रहती है, तो आप कल्पना कर सकते हो कि पूरे विश्व के बाजार में हमारे मिल्क की कितनी कीमत बढ़ेगी। पूरी दुनिया खोजती आएगी कि भैया हमें तो हिंदुस्तान के पशुओं का मिल्क चाहिए, दही चाहिए तो वहीं से चाहिए, अगर बटर मिल्क चाहिए तो वहीं से चाहिए, पनीर चाहिए तो वहीं से चाहिए, बटर चाहिए तो वहीं से चाहिए। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के। और मित्रों, एक बहुत बड़ी संभावना पड़ी है। मैं तो चाहूंगा दिल्ली में बैठे हुए हमारे मित्र सारे इस पर सोचें, हमारी ये नेचुरल स्ट्रेंथ जो है उसका ब्रांडिंग कैसे हो, विश्व को आकर्षण हमारी इन बातों पर कैसे हो। और अगर हमारे पशु को इस प्रकार की मदद मिल जाए, दुनिया के बाजार में उसकी जगह खुल जाए, तो वो पशुपालन के काम में पूरी रुचि बनाएगी। और मैं देख रहा हूं मित्रों, इन दिनों एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। गुजरात के अंदर में कई ऐसे नौजवानों को मिला जो विदेशों में पढ़ करके आए हैं और आजकल नए नए प्रोजेक्ट शुरू करने में लगे। मैं उनको पूछता हूं, क्या करना चाहते हो? मैं हैरान था, एक नौजवान मुझे मिला, वो कह रहा था मैं तो गाय रखने वाला हूं और एक बहुत बड़ा तबेला खड़ा करने वाला हूं, एक बहुत बड़ा फार्म बनाऊंगा और गायों का लालन पालन करूंगा, दूध के उत्पादन के क्षेत्र में जाऊंगा और नजदीक के शहर में को एक पैक दूध भेजने की मैं पूरी व्यवस्था खड़ी करना चाहता हूं। मित्रों, विदेश में पढ़ा लिखा नौजवान भी जो इस विषय में पढ़ा नहीं है, उसको भी लगता है कि बहुत बड़े नए व्यवसाय की संभावनाएं पड़ी हैं, एक नए प्रोफेशन की संभावनाएं पड़ी हैं, नए उद्योग की संभावनाएं पड़ी हैं। और आज देश का पढ़ा लिखा आधुनिक जीवन जीने वाला, विदेशों में शिक्षा दीक्षा पाने वाला नौजवान भी उस दिशा में जाने के लिए उत्सुक हो रहा है। अगर ये संभावनाएं पड़ी है तो क्यों न हम। और मित्रों, जिन लोगों को आशंका होती होगी कि हो सकता है क्या, मित्रों गुजरात इज एग्जाम्पल, हो सकता है। हम दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं, हम पशुओं की केयर कर सकते हैं, हम पशुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकते हैं। एक बार हमारी प्लानिंग कमीशन की मीटिंग थी, पूरे पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन कर रहे थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे। तो मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारे देश में ज्यादातर खेती कुदरत पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है, हमारा किसान ईश्वर की कृपा से जीता है। और देश में हर वर्ष 15-20% इलाका ऐसा होता है कि जहां भीषण अकाल होता ही होता है। कभी इस इलाके में अकाल होगा तो कभी उस इलाके में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अकाल की समस्या हमें ग्रस्त लेती है। और जब अकाल आ जाता है तो हमारा पशु का जो पूरा टाइम टेबल है 5 साल 10 साल के लिए चरमरा जाता है। खेती का जो पूरा टाइम टेबल होता है, खेडूत की अर्थ व्यवस्था का जो होता है, ग्रामीण अर्थ की व्यवस्था का होता है, वो सारा चरमरा जाता है। अब उस समय आप खेती के लिए तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान को पानी की संकट हो, वहां खेती के लिए पानी शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन कम से कम हम हमारे पशुओं की रक्षा कर सकते हैं। और इसलिए मैंने आग्रह किया कि हिंदुस्तान को 2 या 4 या 6 जोन में बांट करके बहुत बड़े ग्रासलैंड विकसित करने चाहिए और वो बिल्कुल ही स्पेशली मॉनिटर्ड होने चाहिए। और कहीं पर भी अकाल होता है तो उस जोन से नजदीक में जिस रेट को जरूरत हो, आप बहुत भरपूर मात्रा में अगर फोडर पहुंचाते हो तो आप हमारे इस महामूल्य धन की रक्षा कर सकते हो, उसकी हम चिंता कर सकते हैं। और मैंने ऑफर किया था कि हमारे बनने के घास के लिए हम व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं, हम उसकी ओर ध्यान देने के लिए तैयार हैं। मैं आशा करता हूं कभी न कभी भारत सरकार हमारे सुझाव पर सोचे
और हिंदुस्तान के अंदर 6 या 8 एग्रो जोन बना करके ये बड़े ग्रासलैंड तैयार किए जाए और हमारे पशुओं के लिए कभी भी कितना ही भीषण अकाल क्यों न हो, उसे घास की कमी न पड़े, हमारा पशु परेशान न हो, उसके लिए हम गारंटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं और उस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। मित्रों, हमने तो स्पेशली पिछले दिनों हमारे यहाँ संभावना लगती थी बड़ा भीषण अकाल की, लेकिन बाद में आखिर में बारिश आई तो पानी का संकट हुआ, लेकिन उस प्रकार की भीषण अवस्था पैदा नहीं हुई। लेकिन हमने तय किया था कि हमारे यहाँ जो नर्मदा कैनाल है, उस कैनाल के बगल में जो जमीन होती है उसको हम ग्रासलैंड के लिए डेवलप करना चाहेंगे। अभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन भविष्य में जरूरत पड़ी तो 2 महीने के भीतर हम इस काम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसी ही व्यवस्था को हम विकसित करें तो हम ध्यान दे सकते हैं। भाइयों बहनों, गुजरात ने हमारे यहाँ पाटन में, शायद मैंने सुना कि कुछ किसान कल पाटन गए और पाटन जाकर के उन्होंने हमारा जो पाटन के अंदर हमने एक जो फ्रोजन सीमेंट स्टेशन खड़ा किया है उसको देखने गए थे। मित्रों, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है और पाटन के अंदर ये जो हमारा प्रयोग चल रहा है फ्रोजन सीमेंट सेंटर का, और उसके कारण आने वाले दिनों में अच्छी औलाद पशु की कैसे तैयार हो, उसको हम बहुत सफलतापूर्वक आगे। वैसे हमारे सिंघानिया जी इस काम में बहुत काम कर रहे हैं। जीके ट्रस्ट के द्वारा उन्होंने इस एक काम को इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत दी है, और एक एनजीओ की तरह वो कर रहे हैं। और मैं उनसे जब भी मिलता हूं तो वो इस बात को इतने गौरव और आनंद से कहते हैं जैसे उनको इतना। शायद टेक्नोलॉजी की ये इच्छा होगी कि हम सब गांव के लोग हैं तो थोड़ा गांव का माहौल भी होना चाहिए, की उपयोगिता भी होती है। क्योंकि वैसे इस समारोह के न्यूज कल छपे या न छपे, ये टेक्निकल फॉल्ट के न्यूज जरूर छपेंगे, तो उस बहाने भी अपनी ये बात देश और दुनिया तक जरूर पहुंच जाएगी। मित्रों, मैं आपसे कह रहा था कि पशु के गर्भधारण से लेकर के बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उसकी देखभाल, उसका लालन पालन, उसका विकास, उसका एक वैज्ञानिक तरीके से जब काम करते हैं तो उसका अपने आप हमें उचित परिणाम मिलता है। मित्रों, उसी प्रकार से पशु आहार, गुजरात में हमारे यहां दूध उत्पादन के दाम अच्छे ढंग से मिलते हैं, लेकिन लोकली रॉ मटेरियल से किस प्रकार से उत्तम प्रकार का पशु आहार बनाया जा सकता है, उसमें किन चीजों को जोड़ने से उस इलाके के पशुओं की कौन सी डेफिसिट को दूर किया जा सकता है, इन चीजों को वैज्ञानिक तरीके से हम कर सकते हैं। और अगर हम इस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो मुझे विश्वास है मित्रों कि हमें उसका परिणाम अवश्य मिलता है। और उस दिशा में भी गुजरात ने कई सफल प्रयोग किए हैं। मैं उसकी गहराई में नहीं जाता हूं, जब ये सेमिनार होंगे तो आपको उसका मिलेगा। मित्रों, हमारे यहां बन्नी में एक भैंस होती है, बफेलो। देश आजाद होने के बाद कभी भी हमारे देश में हमारे यहां किस किस प्रकार की जीव संपदा है, उसके जो डिसीजन हुए हैं उसमें दूध देने वाले पशुओं की जो स्पेसिमेन तय किए गए थे उसमें कोई वृद्धि 50 साल तक नहीं हुई थी। अभी 3 वर्ष पूर्व उसमें एक नया नाम जुड़ गया और वो है बन्नी बफेलो, बन्नी की भैंस। मित्रों, उस भैंस की विशेषता ये है कि कच्छ के रण में पाकिस्तान की ओर बन्नी का एक बहुत बड़ा इलाका है
उस बन्नी के इलाके में 45, 45, 47 डिग्री टेम्परेचर भी होता है और -3 डिग्री भी टेम्परेचर होता है। ये ऐसी वेदर वाला इलाका है। लेकिन वहां की जो बफेलो है वो 45, 47 डिग्री टेम्परेचर होता है तो भी दूध में कोई कमी नहीं आती, और -3 डिग्री टेम्परेचर हो तो भी कोई कमी नहीं आती। तो हमने थोड़ा रिसर्च में लगाया लोगों को, हमने कहा भाई ये एक विशेषता है, वरना इस प्रकार की स्थिति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन मित्रों हमें सफलता मिली, वैज्ञानिकों ने उसको तराशा, देखा कि भाई इसकी जेनेटिक सिस्टम में ही कोई अलग सा है। और मित्रों आज हमारी जो बन्नी की भैंस है उसकी कीमत आप कल्पना कर सकते हो, 2 नैनो कार इज इक्वल टू 1 बन्नी बफेलो। एक वो बन्नी की भैंस बेचता है 2 नैनो कार खरीद सकता है। और दिनों दिन उस बन्नी भैंस की, और जब 3 साल पहले भारत सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज किया तो अखबारों में खबरें छपी थी, तो उसके बाद बाहर से भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग इस बन्नी बफेलो देखने के लिए, उसको खरीदने के लिए, और उसके कारण धीरे धीरे उसका दाम बढ़ता जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मित्रों हम हमारे इस संपदा को अनदेखा न करें, उसके लिए विशिष्ट व्यवस्थाएं खड़ी करें, और भारत की ग्रामीण इकोनॉमी में अगर हमें तेजी लानी है तो हमने इस क्षेत्र पर भी बल देने की आवश्यकता है। मित्रों अगर हमारे गांव को हमें मजबूत बनाना है, किसान को मजबूत बनाना है, तो हमें 3 बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम इस बात को मान करके चल रहे हैं कि अकेली कृषि, और वो भी जब बारिश पर हम निर्भर ज्यादा है तब, अकेली कृषि पर पूरे 1 दशक के लिए, 5 साल के लिए किसान की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। लेकिन अगर उसको 3 हिस्सों में बांटा जाए तो आप देखिए कि हमें संकट के समय भी टिकने की ताकत मिल जाती है। हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था में, हमारे पूरे संसाधनों में, गांव के अंदर अगर हमारा किसान 1/3 एग्रीकल्चर, 1/3 पशुपालन और 1/3 ट्री प्लांटेशन, वृक्षों की खेती, इन दिनों वृक्षों की खेती भी एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है। और मैं गुजरात में हमारे गरीब किसानों को कहता हूं कि भाई तुम्हारे पास 1 बीघा जमीन हो तो भी घर में जब बेटी पैदा होती है उस दिन उस बेटी के जन्म के स्वागत के साथ अपनी जगह है उसमें 3 या 5 पेड़ उसी दो बो दो, प्लांटेशन करो। इधर बेटी बड़ी होगी, उधर पेड़ बड़ा होगा, और जब बेटी की शादी करने की नौबत आएगी वो 3 या 5 पेड़ बेचोगे, उसमें से बेटी की शादी का खर्चा निकल जाएगा। आपको कभी कर्ज नहीं करना पड़ेगा और कभी बेटी आपको बोझ नहीं बनेगी। और बेटी को, हर बाप को बेटी को लालन पालन में बड़ा आनंद आता है। अगर उस बेटी के जन्म के साथ इस प्रकार के वृक्ष की खेती को जोड़ दिया जाए तो आप देखिए देश हरा भरा भी होगा। हमें मित्रों पेट्रोल और डीजल विदेशों से लाना पड़ता, ऐसा नहीं। हमारे देश की मांग ऐसी है कि हमें टिम्बर भी बाहर से लाना पड़ रहा है। कितना हमारा फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है। लेकिन इसी चीजों को हम ढंग से करें तो हमारे जंगलों की संख्या बढ़ती भी जाएगी, जंगल कटेगी भी नहीं, और उसी वृक्ष के किसान की खेती आय में बढ़ोतरी होगी। और इसलिए 1/3 दूध में, 1/3 खेती में और 1/3 वृक्षों की खेती में, इस प्रकार के 3 पिलर पर गांव की और किसान की अर्थनीति को हम आगे बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हम गांव की पूरी सकल सूरत बदल सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी नीतियां ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण किसान को भरोसा ही ना हो। वो बेचारा कॉटन की खेती करे और अचानक नीति बदल जाए
और कॉटन एक्सपोर्ट पे बांध लग जाए, तो उसको भरोसा नहीं है कि मैं ये खेती करूंगा, मुझे कोई कीमत होगी कि नहीं होगी। मित्रों, इस देश का दुर्भाग्य है, यहां तो हम पशुपालन की ओर बल दे रहे हैं, पशु के महत्व को बल दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश की सरकार, उसने एक ऐसा फैसला किया है जिसके कारण गांव, गरीब किसान, उसकी हालत क्या होगी, मुझे चिंता सता रही है। आपने शायद व्हाइट रिवॉल्यूशन के विषय में सुना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के विषय में सुना है, श्वेत क्रांति से आप परिचित हैं, हरित क्रांति से परिचित हैं, लेकिन कभी आपने पिंक रिवॉल्यूशन सुना है? नहीं सुना होगा। गुलाबी क्रांति सुना होगा? नहीं सुना होगा। मित्रों, दिल्ली में बैठी हुई सरकार की मकसद है पिंक रिवॉल्यूशन, और आप जब सुनोगे कि पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, आप चौंक जाओगे मेरे भाइयों बहनों, चौंक जाओगे। आपको धक्का लगेगा, झटका लगेगा। पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब है हमारे पशुओं को काटो और उनका जो मटन है, उनका जो मीट है, वो दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट करो ताकि आपकी इनकम बढ़ेगी। और इसलिए हिंदुस्तान सरकार पशुओं की कत्ल करने के लिए, पिंक रिवॉल्यूशन के लिए प्रोत्साहन दे रही है। अगर आप पशुओं की कत्ल के लिए स्लॉटर हाउस बनाते हैं तो 15 करोड़ रुपए पूंजी सरकार देती है। अगर आप पिंक रिवॉल्यूशन के लिए अगर स्लॉटर हाउस में वो जो मीट है उसको एक्सपोर्ट करते हो, और मान लीजिए आपको उत्तर भारत से समुद्र तट तक भेजना है, तो उसका वेट ज्यादा होता है, मीट का वेट ज्यादा होता है, तो उसके वेट के कारण ट्रांसपोर्टेशन खर्च ज्यादा लगता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी दिल्ली की सरकार सब्सिडी देती है। इतना ही नहीं मित्रों, अगर आप स्लॉटर हाउस में इनकम करते हैं तो आपके मीट के कारण जो इनकम होती है उसको इनकम टैक्स में भी माफी दी जाती है। और उसका परिणाम क्या आया है, यहां उत्तर भारत के काफी लोग बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान के उत्तरी इलाके के लोग बैठे हैं। मित्रों, आज वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं की चोरी का अभियान चल रहा है। पशुओं की चोरी है, गाड़ी पड़ी हुई, गाड़ी नहीं चोरी करता, पशु चोरी कर जाता है, उसको विदेशों में भेजा जाता है, उसको स्लॉटर हाउस में भेजा जाता है, उसके मीट को बाहर भेजा जाता है। मित्रों, हमारी ये बहुत बड़ी संपदा को जिस प्रकार से दिल्ली सरकार की नीतियों के कारण बर्बाद किया जा रहा है, और इसलिए हमें जागरूकता पूर्वक हमारी संपदा की कैसे रक्षा करें उस पर बल देने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, हमें इस पूरे क्षेत्र में बहुत वैज्ञानिक तरीके से, उसी प्रकार से दूध का वैल्यू एडिशन। मित्रों, हमारे यहां जब ज्योतिग्राम योजना आई तो लगता था लोगों का, वाह, मोदी जी ने 24 घंटे गांव के अंदर बिजली पहुंचाई। लोगों को लगा होगा कि 24 घंटे गांव में बिजली आई तो अब लोग टीवी देखेंगे, पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे, वाह, मजा हो गया। मित्रों, इतना नहीं है। 24 घंटे ज्योतिग्राम के कारण, गांव में बिजली के पहुंचने के कारण कितना बड़ा परिवर्तन आया मैं बताता हूं। गांव में 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर पहुंचने के कारण हमारे यहां जो मिल्क का सारा रिवॉल्यूशन चला है, तो हमने मिनी चिली प्लांट इंट्रोड्यूस किया, हमारे डेयरी वालों ने उसको आगे बढ़ाया। हर गांव के अंदर ये मिनी चिली प्लांट लग गए, दूध को ठंडा करने के छोटे छोटे प्लांट। और गांव में जो दूध आता था वो डेयरी में जाने तक खराब हो जाता था, कभी 20% दूध खराब हो जाता था, कभी 30% खराब हो जाता था। उसके कारण किसान की आय पर तकलीफ होती थी। ये मिनी चिलिंग प्लांट आने के कारण मित्रों आज दूध हमारा खराब नहीं होता है। अगर गाड़ी लेने के लिए 2 घंटा 3 घंटा भी लेट हो गई, कभी सुबह वाली गाड़ी शाम को आ गई, तो भी वो दूध खराब नहीं होता है। किसान को पूरा का पूरा दाम मिलता है और डेयरी को भी कोई नुकसान नहीं होता है। मित्रों, ज्योतिग्राम योजना का ग्रामीण अर्थकारण पर एक पशुपालक को क्या लाभ हुआ है, ये आप देख सकते हैं।
मित्रों, छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन अगर उसको बारीकाई से किया जाए तो हम कितना परिवर्तन ला सकते हैं, कितनी मदद कर सकते हैं, इसका आप अंदाज कर सकते हैं। मित्रों, वैल्यू एडिशन के कारण किसान को इसकी कीमत मिलने की संभावना बढ़ती चली जा रही है। आप दूध बेचते हो तो कम पैसा मिलता है, लेकिन दूध की मिठाई बना करके बेचते हो ज्यादा पैसा मिलता है। उस मिठाई का अगर ब्रांडिंग करते हो तो और पैसा मिलता है। ब्रांडिंग मिठाई को अगर एक्सपोर्ट करते हो तो और पैसा मिलता है। मित्रों, मार्केट इकोनॉमी को समझते हुए हम हमारे किसान को बाजार तक की व्यवस्थाओं से कैसे जोड़े, और खास करके मित्रों, मैं डेयरी उद्योग की बात करता हूं, मैं पशुपालन की बात करता हूं। अगर हम सुरक्षित व्यवस्था के साथ उसको जोड़ते हैं तो हम उचित परिणाम दे सकते हैं। भाइयों बहनों, हम यहां पूरे देश में गांव की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए चिंतन करने के लिए बैठे हैं। हमारा पशु एक हमारी अमानत है, हमारे लिए बोझ नहीं है। उस पर हम बल कैसे दें, उतना आधुनिक तरीके से हम स्किल डेवलप करेंगे, उतना ही हमारा पशुपालन ठीक होगा। और इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर भी इतना ही बल देने की आवश्यकता होती है। हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हो, वेटरनरी डॉक्टर हो, सर्टिफिकेट ट्रेनिंग हो, इवन ITI में वेटरनरी डेयरी के लिए कोर्सेज हो। और मैं तो ये मानता हूं कि हमारे यहां महिलाओं के लिए स्पेशल पशुपालन के लिए अलग व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए। पार्ट टाइम कोर्सेज हो, 6 महीने के हो, 3 महीने के हो। आप देखिए, वैज्ञानिक तरीके से हमारी माताएं बहनें पशुपालन के काम में लग सकती हैं। तो एक सारा कंपोजिट रूप में एक मिलीजुली व्यवस्था के साथ अगर हम इसको करते हैं तो हम अवश्य इस बात का फायदा उठा सकते हैं और देश के ग्रामीण अर्थकारण को हम बल दे सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा विकास दर आगे नहीं बढ़ रहा है। विकास दर आगे तब बढ़ेगा जब विकास के काम के अंदर सामान्य मानवी को हम जोड़ेंगे, हर कोई कंट्रीब्यूट करेगा, तब विकास दर बढ़ता है। कागज पे आंक लिखने से विकास दर नहीं बढ़ता है, धरती पर जोतने से विकास दर बढ़ता है। और खेती, पशुपालन ये ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे बलबूते पर हम कर सकते हैं। मित्रों, एक समय की मांग ये भी है, जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, हमें हमारी खेती को आधुनिक बनाना ही पड़ेगा। मित्रों, हम उससे दूर नहीं भाग सकते। हमने टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना होगा और हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे किसान, क्योंकि आज मजदूर भी नहीं मिल रहा है मित्रों। आज आप देखिए, खेती में हमें मजदूर चाहिए, नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको पेट भरने के लिए कहीं और से मिल जाता है तो वो मजदूरी करने क्यों आएगा। और मुझे मालूम है, मैं पंजाब में रहता था। पंजाब के अंदर स्पेशली एजेंसियां रखनी पड़ती थी कि भाई कुछ गरीब प्रदेशों में जाइए और खेत में मजदूरी करने वालों को पकड़ पकड़ कर ले आओ, ये करना पड़ता था। मित्रों, जब मजदूर मिल नहीं रहे, खेती में काम करने वाला मनुष्य बल कम हो रहा है, तब हमारे लिए आवश्यक है हम टेक्नोलॉजी की ओर ध्यान दें। और एग्रोटेक आने वाले समय की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता बनने वाली है। मित्रों, हमने सोचा है इसी महात्मा मंदिर में एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी की दृष्टि से किसानों को तैयार करने के लिए हम एक एग्रोटेक फेयर करने वाले हैं। सामान्य रूप से ये फेयर इजराइल में होता है, हर 3-4 साल में एक बार होता है। हिंदुस्तान के हजारों किसान लाखों रुपया खर्च करके उसे देखने जाते हैं। मित्रों, दुनिया के पास जो है वो हम हमारे यहां क्यों ना लाए, हिंदुस्तान के किसान को उसका फायदा कैसे मिले। और इसलिए मित्रों, कोई करे या न करे, ये काम करना भी गुजरात ने तय किया है। पहले मैं सोच रहा था कि 2014 के जनवरी-फरवरी में इस काम को करूंगा, लेकिन जब हम सर्वे किया, एनालिसिस किया, तो ध्यान में आया कि उस समय किसानों को आना मुश्किल होगा। ये बाय एंड लार्ज हमारे पास ओपिनियन आया, तो फिर हमने उसको प्रीपोन किया है। और प्रीपोन करके हम सोच रहे हैं कि हो सके तो सितंबर-अक्टूबर इसी 2013 में ही हम, अगर दुनिया के देशों के जो पार्टनर देश हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो अगर हमारा तय हो गया, टाई अप हो गया, तो हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा
कृषि क्षेत्र का आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी का मेल जोल करके हमारे किसानों को प्रशिक्षित कैसे कर सके, हिंदुस्तान के हर गांव गरीब किसान को काम आए, इसका इतना बड़ा एक 2-3 दिन का कार्यक्रम इसी गांधीनगर में महात्मा मंदिर में हम करने वाले हैं। मैं अभी से आपको निमंत्रण देता हूं, आप भी आइए और आपके यहाँ आधुनिक और वैज्ञानिक सोचने वाले जो किसान हैं उनको भी बुलाइए और हम बदले। मित्रों, हम दुनिया में जो उत्तम चीजें हैं जो हमारे लिए अनुकूल है, इसको स्वीकार करें, उसका स्वागत करें और टेक्नोलॉजी की ओर हमको जाना होगा। और मुझे विश्वास है मित्रों, हमारे गांव के लोगों के इतनी बुद्धि प्रतिभा होती है मित्रों, वो दुनिया की किसी देख करके वो अपनी चीजों का जुगाड़ करके चीज बना लेता है और चीजों को चलाता है, उससे अच्छी बना देता है। ये जुगाड़ करने की हमारा सामर्थ्य है मित्रों, वो किसानों में सबसे ज्यादा होता है। वो ऐसे रास्ते खोजता है, दो चीजों को इकट्ठी करके उस काम को करता है, बहुत परिवर्तन लाता है। हम आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी को हमारे किसान तक पहुंचाने के पक्ष के, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। और हो सकता है हम सितंबर-अक्टूबर के दरमियान एक बहुत बड़ा, हिंदुस्तान के अंदर पहली बार इतना बड़ा एग्रोटेक फेयर हम लगाएंगे। कृषि आधार टेक्नोलॉजी आधारित कृषि को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे और उस समय भी आप में से सारे किसान आएंगे तो आपको इजराइल नहीं जाना पड़ेगा, मैं वादा करता हूं। बिना इजराइल गए भी आप ले सकते। मित्रों, डेनमार्क को हमने विशेष रूप से आज यहां बुलाया क्योंकि हम जानते हैं जब भी डेयरी उद्योग की बात आती है तो डेनमार्क की बात अवश्य आती है। हम उनकी एक्सपर्टाइज का भी आज उपयोग करें, उनके एक्सपर्ट यहाँ आए हैं, उनके साइंटिस्ट आए हैं। दुनिया के 4 देश के लोग हमने विशेष रूप से बुलाए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। वो आज आपके जो 4 सेमिनार हैं, अलग अलग सेमिनार हैं, उसमें भी हमें उनका लाभ मिलने वाला है, उनके एक्सपीरियंस का लाभ मिलने वाला है। मित्रों, एक ऑल आउट हमारा प्रयास है, उस प्रयास के अंदर हम जुड़े। मित्रों, दिन भर मैं आपके साथ रहने वाला हूं, आज आपके बीच रहने वाला हूं, क्योंकि मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण काम है और जी जान से मैं इसको करना चाहता हूं और आपसे भी सीखना चाहता हूं। और मित्रों, जो किसान सिखाता है ना, धरती का बेटा जो सिखाता है, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। तो आप सबका ज्ञान, आपका अनुभव, किन कठिनाइयों में आपने रास्ता निकाला है, उससे हम भी कुछ सीखना चाहते हैं। हम दोनों एक अरस परस एक दूसरे को हम इन बातों को सिखा करके हमारे देश की अर्थनीति को कैसे आगे बढ़ाएं, हमारे गांव को कैसे समृद्ध करें, हमारे किसान को कैसे सामर्थ्यवान करें, हम विश्व में गौरव के साथ कैसे खड़े हो, इस सपने को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैंने प्रारंभ में आपके सामने एक फिल्म दिखाई थी। मेरी आपसे प्रार्थना है, इस बात को आप गांव-गांव पहुंचाइए और सरदार पटेल की इस प्रतिमा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये संदेश, और लौह पुरुष के लिए लोहा, लोहा भी खेत के औजार का लोहा हर गांव से एक मिले। पूरे प्रोजेक्ट में हम उस सारे लोहे को मेल्ट कर देंगे और उसका जहां उपयोग करना होगा हम पूरा उपयोग करेंगे और एक भावात्मक भारत की एकता का प्रतीक के रूप में हम उसको बनाएंगे। उसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। आप सब आए हैं, हमने आपकी सुविधा के लिए पूरा प्रयास किया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी पड़ जाए तो आप हमें क्षमा करना। लेकिन हम हो सके उतनी अच्छे से अच्छी आपकी सेवा करने का प्रयास करेंगे। फिर एक बार इस पवित्र धरती पर आने के लिए मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।